हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा 20 जनवरी को जो होने वाली है उसके लिए हम आपकी तैयारी के लिए लाए हैं भाषा हिंदी। भाषा हिंदी के अनुच्छेद लेकर आए हैं। इन अनुच्छेदों को हम आपके सामने ही हल करेंगे और आपके सामने ही इनके उत्तर आपको बताएंगे। बच्चों वीडियो पूरा देखिए। वीडियो ज्ञानवर्धक है, आपका भला करेगा और आपका फायदा करेगा। बच्चों वीडियो पूरा देखिएगा और बच्चों वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो और भी ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं आपको बना के देता रहूँगा 20 जनवरी तक लगातार। उसके बाद 20 जनवरी को जैसे ही पेपर खत्म होगा वैसे ही मैं आपको रिजल्ट के बारे में बताता रहूँगा कि रिजल्ट कब आने वाला है। इसलिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए चलते हैं सीधे अनुच्छेद पर। बच्चों लिखा है अनुभाग थर्ड। बच्चों जैसा कि आपको पता है हमारे विद्या ज्ञान की जो प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की होती है 80 सीटों के लिए हर साल होती है। और इस परीक्षा में बच्चों क्या है कि आपके 3 सेक्शन आते हैं। जैसे कि पहला सेक्शन जो है वो है मेंटल एबिलिटी का, मानसिक योग्यता का। दूसरा आता है गणित का और तीसरा आता है भाषा हिंदी का। जिन लोगों ने भाषा हिंदी ले रखी होती है उनको भाषा हिंदी का आता है, और जो लोगों ने अंग्रेजी ले रखी होती है उनको भाषा अंग्रेजी का आता है। यदि किन्हीं बच्चों को, यानी कुछ बच्चे यदि अंग्रेजी का मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करेंगे कि सर मुझे अंग्रेजी के पैराग्राफ भी पढ़ा दीजिए या अंग्रेजी के वीडियो भी बना दीजिए, तो मैं उनको जरूर बना के दूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश सबसे जरूरी हैं। निर्देश कह रहा है कि इस अनुभाग में 5 अनुच्छेद हैं। बच्चों कितने अनुच्छेद हैं? 5 अनुच्छेद हैं। प्रत्येक अनुच्छेद के अंत में 5 प्रश्न पूछे गए हैं और प्रत्येक अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और उस पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर हैं, जिन्हें 1, 2, 3, 4 क्रम में दिया गया है। इनमें से केवल एक ही सही है। आप सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पत्रिका के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी संख्या में लिखें। मतलब वही OMR सीट में आपको गोला काला करना होगा यदि आपको पता है उसका उत्तर तो। ठीक है बच्चों, तो चलिए सीधे चलते हैं हम अनुच्छेद पर। बच्चों अनुच्छेद 1 कह रहा है, क्या कभी सोचा है कि चॉकलेट कैसे बनती है? क्या आप जानते हैं चॉकलेट असल में एक पेड़ की देन है। शुरू में चॉकलेट का प्रारंभ कैकाओ के पौधे के रूप में होता है। जो पेड़ बनता है, इन पेड़ों से कैकाओ की जो फलियां हैं उन मिलती हैं। इनको तोड़कर उनके भीतर का तीखे स्वाद वाला भाग चॉकलेटी को बड़ी मशीनों में पीसा जाता है। उसके बाद फैक्ट्री की मशीन से पिसे हुए कैकाओं को आपके प्रिय पदार्थों से मिलती है। ये पदार्थ हो सकते हैं चीनी, मक्खन या केवल पाउडर। अब जब चॉकलेट बन जाती है तो तैयार कैंडी को दुकानों तक पहुंचाया जाता है। बच्चों ये आपका हो गया। और अनुच्छेद कह रहा है कैकाओ फलियों में चीनी और मक्खन तब मिलाया जाता है जब उन्हें तोड़ लेते हैं, पीस लेते हैं बच्चों, या फिर उगा लेते हैं या पहुंचा देते हैं। तो बच्चों पीस लेते हैं। जब पीस लेते हैं उसके बाद हम चीनी, मक्खन ये मिलाते हैं। प्रिय शब्द का अर्थ क्या है? प्रिय शब्द का, तो प्रिय शब्द का चुना हुआ, समर्थित, जरूरी या चाहा हुआ। तो प्रिय का मतलब होता है चाहा हुआ। बच्चों चाहा है नहीं, कोई व्यक्ति हमको बहुत चाहते हैं जिसको, वही मेरा प्रिय होता है। कैकाओं की फलियों का उत्पादन होता है तो कैकाओं के पौधे से, चॉकलेट के पेड़ों से, नारियल के पेड़ों से, कैकाओं के पेड़ों से। तो बच्चों ये हम देखें कैकाओं के पेड़ों से होता है ना। कैकाओं के पेड़ पौधों से नहीं होता, कैकाओं के पौधों से नहीं होता, कैकाओं के पेड़ों से होता है। कैकाओं की फलियों से बनता है या बनती है तो क्या बनता है? मिल्क शेक बनता है, दूध पाउडर बनता है, चॉकलेट या कॉफ़ी बनता है। तो इससे हमारा चॉकलेट बनता है। ठीक है। कैकाओं की फलियां स्वाद में होती हैं तीखी, नरम, मीठी या फिर नमकीन। तो तीखी होती हैं बच्चों, इनका स्वाद तीखा होता है। प्राचीन काल से लोग सोचते थे कि पहाड़ों, समुद्रों और पृथ्वी के पार क्या होती है। इस खोजने की आकांक्षा से लोगों ने दूर दूर की यात्राएं की। जो लोग नई जगहों को खोजना पसंद करते हैं उन्हें प्रन्वेषक कहा जाता है। बच्चों ये आप याद रखिएगा, अच्छा शब्द है, प्रन्वेषक कहा जाता है। 15वीं 16वीं शताब्दियों को अन्वेषणों का पूरा युग कहा जाता है, क्योंकि इसी समय यूरोप के बहुत से देशों ने
नए स्थानों को खोजने, नए व्यापार मार्गों का पता लगाने, खजानों को पाने और देशों को जीतने के लिए अन्वेषक भेजे। ऐसी यात्राओं के अनेक लाभ हुए, उन्हें दिशाओं का बोध हुआ और वे विश्व का मानचित्र बना सके। वे अन्य लोगों और सभ्यताओं के संपर्क में आए और उन्होंने उनकी जीवन शैली और विश्वासों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया बच्चों। ठीक है ना। इस युग को कभी कभी खोज का युग भी कहा जाता है। समझ गए आप। ये हमने अनुच्छेद आपको पढ़ के सुनाया। आगे चलते हैं। इसका अनुच्छेद अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी और बाकी है बच्चों। आगे चलते हैं। लोग अनेक कारणों से अन्वेषण करते हैं। कुछ को नई जगहों में जाने का रोमांच पसंद होता है और वे खतरा उठाने या चुनौती लेने को तैयार होते हैं। बहुत से देशों के शासक भी ऐसे अन्वेषणों को धन प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं, जो नए व्यापार मार्गों का पता लगाएं और नई संपत्ति और खजानों तक पहुंचाएं। ठीक है ना। कुछ अन्वेषक ऐसे वैज्ञानिक होते हैं जो अनजान स्थानों से में पशुओं या पौधों की नई प्रजातियों को ढूंढने जाते हैं बच्चों। तो आपने अनुच्छेद पढ़ लिया पूरा का पूरा। अब अनुच्छेद पढ़ने के बाद हम इसके प्रश्न उत्तर की ओर चलेंगे। तो कह रहा है, यह अनुच्छेद नए देशों को खोजने में निहित डैश है। तो निहित लाभ बच्चों, जो निहित लाभ है, लाभ स्पष्ट करता है। निहित लाभ स्पष्ट, जोखिम, खतरा और लागत नहीं, ये हमारा लाभ स्पष्ट करता है बच्चों। ठीक है ना। तो इसका हमारा लाभ हो जाएगा। फिर कह रहा है अगला, आपके अन्वेषक नहीं कहा जा सकता। आपको अन्वेषक नहीं कहा जा सकता यदि आप केवल यही पता करते हैं: ट्रैकिंग, चुनौतियाँ, तैरना, यात्रा करना। ठीक है ना बच्चों। तो आपको अन्वेषक नहीं कहा जा सकता है। तो बच्चों इसका क्या होगा? इसका होगा देखिए तैरना। ठीक है ना, तैरना होगा बच्चों। आपको अन्वेषक नहीं कहा जा सकता यदि आप केवल यही पसंद करते हैं। क्या? तैरना पसंद करते हैं। यदि ट्रैकिंग करते हैं तो आपको अन्वेषक कहा जा सकता है। चुनौतियाँ यदि आप लेते हैं तो आपको अन्वेषक कहा जा सकता है। या यात्रा करते हैं तो आप नई नई चीज़ों को खोजेंगे। लेकिन तैरेंगे तो तैरने में तो आप जो है कुछ हासिल नहीं कर सकते। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अन्वेषकों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? वे खोजी होते हैं, वे वैज्ञानिक होते हैं, वे गोताखोर होते हैं या वे साहसी होते हैं। बच्चों खोजी होते हैं, सही बात है। वैज्ञानिक होते हैं, साहसी, गोताखोर तो नहीं होते हैं, ये गलत है तीसरा। ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं बच्चों। आगे कह रहा है, शासकों ने अन्वेषणों को धन प्रदान किया। यह आशय है, अन्वेषकों के खर्चे के लिए धन दिया, या खतरा उठाने के लिए वेतन दिया, या नए मार्ग खोजने का इनाम दिया, या वैज्ञानिक खोजों के लिए कोर्स बनाया। तो बच्चों इसका देखिए क्या होगा, है ना। इसका भी हम लोग पता कर लेते हैं क्या होगा इसका। तो इसका हम लोग बताइए, नए मार्ग जो हैं, नए मार्ग खोजने का इनाम दिया उन्होंने। ठीक है ना। यदि शासक जो हैं वो पैसा देते थे। शताब्दी में समय होता है 10 वर्ष का, बहुत वर्ष। देखिए शताब्दी वाला, शताब्दी में 10 वर्ष होते हैं, बहुत वर्ष होते हैं 100 वर्ष। तो शताब्दी 100 वर्ष की होती है बच्चों। शताब्दी कितने वर्ष की होती है? 100 वर्ष की होती है। ठीक है। अब बच्चों हम अनुच्छेद 3 की तरफ चलेंगे। तो अनुच्छेद 3 कहता है, आपने कुछ ऐसे लोग अवश्य देखे होंगे जो प्रायः अपने अपने नाखून चबाते हैं। बच्चों में यह आदत अधिक होती है। नाखून चबाने से बच्चों नाखून चबाने से अक्सर ही बच्चों के पेट की बीमारियों का और पेट के कीड़ों का संक्रमण खतरा बढ़ जाता है। नाखून चबाने का परिणाम होता है कि नाखून की सतह के नीचे का रोगाणु मुंह में चले जाते हैं। जहां एक बार ये जीवाणु मुंह में गया तो यह आमाशय में चला जाता है और वहीं इसकी संख्या बढ़ती है और रोग जन्म लेते हैं। नियमित रूप से नाखून चबाना दांतों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है और इसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय तथा दांतों के अन्य रोग हो जाते हैं बच्चों। अधिक समय तक नाखून चबाने से नाखून की सामान्य वृद्धि पर भी बाधा पहुंचती है और दांतों का आकार बिगड़ जाता है। ठीक है बच्चों। बहुत से लोग पढ़ते समय
टीवी देखते समय, फ़ोन या बातें करते समय नाखून चबाते हैं, किंतु उन्हें पता नहीं चल होता कि वे क्या कर रहे हैं। ऐसे आदतन नाखून चबाने वाला व्यक्ति का बुरा प्रभाव छोड़ता है जो उसे देख रहा हो। बच्चे तब भी नाखून चबाते हैं जब उन्हें अपने विद्यालय में या किसी मित्र से किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा हो। इस आदत का इलाज किसी दवा से नहीं, धैर्य और समझाने बुझाने से हो सकता है बच्चों। तो बच्चों, ये हमारा जो अनुच्छेद 3 था, हमने पढ़ा इसको। अब आगे हम चलते हैं इसके उत्तरों की तरफ। बच्चे अपने नाखून कब चबाते हैं? जब वे खेलने में व्यस्त होते? नहीं, गलत बात। जब उन्हें विद्यालय में समस्याएं होती, हाँ, जब उन्हें विद्यालय में समस्याएं होती हैं तो वे नाखून चबाते हैं। ठीक है। नाखून चबाने की आदत का परिणाम क्या होता है? बच्चों, नाखून का तीव्र विकास होता है, अनेक मानसिक रोग, पाचन तंत्र के अनेक रोग, व्यक्ति के दैनिक जीवन में ढीलापन, पाचन तंत्र के रोग हो जाते हैं। ठीक है ना बच्चों, पाचन तंत्र के रोग हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें नाखून चबाने की आदत अधिक होती है? प्रौढ़ों में, महिलाओं में, युवतियों में, बच्चों में? तो बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, ये बच्चों में ज़्यादा होती है। ठीक है ना, बच्चों में ज़्यादा होती है नाखून चबाने की आदत। जीवाणु आमाशय में कैसे पहुंचता है? तो जीवाणु बच्चों आमाशय में पहले नाखून में होता है, नाखून के अंदर दबा होता है, वो नाखून से मुंह में जाता है, मुंह से आमाशय में जाता है। ठीक है, समझ में आपको आया? अगला चलते हैं। कह रहा है कि सामान्य दंत क्षय एक भारवाहक है, आमाशय का एक रोग है, दांतों की एक बीमारी है, आमतौर पर मिलने वाला जीवाणु। बच्चों, दांतों की ये बीमारी है क्या? सामान्य दंत क्षय। ठीक है, क्या लिखा है देखिए बच्चों। अनुच्छेद हम लोग देख रहे हैं, कौन सा? चौथा। बढ़ते हुए बच्चों को सब प्रकार का खाना चाहिए। मतलब जो बच्चे बढ़ रहे होते हैं उनको में सब प्रकार का खाना चाहिए। यदि वे संतुलित आहार करेंगे तो उनकी हड्डियां और दांत मजबूत बनेंगे। कुछ ऐसे खाद्य हैं जिन्हें हम रोज़ खाना चाहिए। ये खाद्य पौधों से मिलते हैं। हमें आलू, सब्जियां और फल अवश्य खाने चाहिए। ये खाद्य हमें अच्छा और स्वस्थ रखेंगे। ये हमें ऊर्जा देते हैं। हमें सूखे मेवे और दही बच्चों पीना चाहिए। ये खाद्य बच्चों के बढ़ने में सहायक होते हैं। वे हमारी हड्डियों को सबल बनाने में हमारी सहायता करते हैं। बच्चे हमेशा ऐसी चीज़ें खाना पसंद नहीं करते, वे मिठाइयाँ और केक पसंद करते हैं। ये खाद्य शर्करा और तेल से भरपूर होते हैं। ये हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। हम उन्हें हमेशा नहीं खा सकते, किंतु हम कभी कभी भी उन्हें खा सकते हैं। अपने माता पिता और शिक्षक से बात कीजिए कि आपके लिए कौन सा खाद्य अच्छे हैं। जब वे कहते हैं कि अधिक तैली या शर्करा युक्त पदार्थ ना खाएं तो उनकी बात मानिए। ठीक है ना, अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। ठीक है कि बच्चे क्या खाना पसंद करते हैं? तो बच्चों, आपको पता ही है, बच्चे क्या दूध और दही तो पसंद करते हैं नहीं, ना सब्जियां और फल करते हैं, ना रोटी मक्खन। केक करते हैं, केक और कुकीज़ एक बिस्किट होता है, उसे कुकीज़ कहते हैं। यह अनुच्छेद क्या संदेश देता है? खाओ और स्वस्थ रहो, जितना चाहो उतना खाओ, मीठा रहो। ये हमें अनुच्छेद जो है संदेश देता है। संतुलित आहार करना कैसे हमें सहायता देता है बच्चों? संतुलित आहार तो हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है, हमें पसंद लगता है, स्वादिष्ट होता है, हमें उसे पसंद करते हैं। तो बच्चों, इसका हो जाएगा हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। हमें नित्य किन खाद्यों को खाना चाहिए? तो बच्चों, हमें सब्जियाँ और फल खाने चाहिए नित्य। ठीक, इस तरह से आपके 94 जो हमारे सामने अगला प्रश्न आ गया 95। कौन से खाद्य हमारे बढ़ने में और सशक्त बनाने में सहायक है? तो मीठे और तैली खाद्य नहीं, अंडे और पनीर और दही। तैली पदार्थ तो आइसक्रीम और मिठाइयाँ। तो बच्चों, अंडे, पनीर और दही। ठीक है ना। आते हैं अगले अनुच्छेद नंबर 5 पर। बच्चों देखिए, रामू ने अपनी आंखें खोली और अपने कमरे में चारों ओर देखा। वह उस अंधेरे में उस वस्तु को ढूंढ रहा था जो डरावनी आवाज़ कर रही थी। अलमारी का दरवाज़ा हिला जैसे कोई वस्तु उसके भीतर से उस पर टकराई हो। कौन है वहाँ? रामू ने कांपती आवाज़ में पूछा। अलमारी धीरे से खुलने लगी। रामू बिस्तर से कूदा और अलमारी के दरवाजे की ओर बढ़ा। उसे पटक कर बंद कर दिया। उसके बाद वो अपने कमरे से बाहर भागा। उसके भाई का दरवाज़ा पूरा खुला था और रामू रवि के बिस्तर पर कूद पड़ा। रवि ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रामू चिल्लाया, वह मेरी अलमारी में कुछ है। तुम शायद बुरा अपना
बुरा सपना आया है, वापस जाओ अपने बिस्तर पर। रवि ने कहा, नहीं, यह सपना नहीं था, मैं जगा हुआ था और उसका दरवाज़ा अपने आप खुलने लगा। अली और रामू के कमरे में गया। उसे सुनाई पड़ा कि कोई चीज़ अलमारी के दरवाजे को खुरच रही है। रामू ने कुर्सी एक और खिसकाई और अलमारी के दरवाजे को खींचा। उसके हाथ में तकिए का एक खोल था, कोई वस्तु उसे खोलने का प्रयास कर रही थी। रामू ने एक लंबी सांस ली और दरवाजे को कुछ इंच और खींचा। एक रोएदार प्राणी सीधे उसके तकिए के खोल के अंदर घुस गया। मुझे मिल गया, रवि ने कहा। रवि ने तकिए का खोल बिस्तर पर रखा और उसमें से एक बिल्ली बाहर निकल आई। रामू ने उसे ऊपर उठा लिया। तो इस तरह से बच्चों ये प्रश्न अनुच्छेद 5वां पूरा हुआ। अब चलते हैं इसके प्रश्नों पर। कह रहा है, अलमारी के भीतर से बिल्ली आ गई, कुर्सी में आई, दरवाजे में आई, तकिए के खोल में, बिस्तर में। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा तकिए के खोल में आई। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। कह रहा है, अलमारी का दरवाज़ा खुल क्यों रहा था? बच्चों हवा के बल से नहीं, अंदर एक भूत था नहीं, ठीक से बंद नहीं था, बिल्ली बाहर निकलना चाहती, बिल्कुल यही है। रामू ने अलमारी से जो आवाज़ें सुनी वे थीं प्रसन्नता भरी, मज़ेदार, डरावनी, प्यारी। तो डरावनी थी। चिल्लाया का अर्थ क्या है? चीखा, गिरा, बुलाया, खींचा। तो चीखा। रामू को रवि ने क्या कहा? रामू क्या कहा? तो रामू को रवि ने कहा कि अपने बिस्तर पर जाओ। तो बच्चों देखिए, इस तरह से हमने 5 अनुच्छेद आपको हिंदी के बताए आज। ये मेरा इसका बताने का उत्तर ये मतलब था कि आप भी इन अनुच्छेद की ओर ध्यान दें और हिंदी भाषा जो है फ्री के मार्क्स आपको मिलते हैं नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के लिए। तो बच्चों ये जो मैंने आज अनुच्छेद आपको बताए हैं, इन पर आप ध्यान दीजिएगा और इनको पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, आज इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।